नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शंकर की भक्ति में डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ अनूठी तस्वीरें दिखाऊंगा। आपको माथे पर त्रिपुंड लगाए नमामि शंभो का जाप करते मोदी दिखाई देंगे। बाबा केदारनाथ के सामने झुककर सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करते मोदी सुनाई देंगे। जय बद्री विशाल का जयकारा लगाते मोदी की ललकार सुनाई देगी। उमापति महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि 70 साल में हमारी हजारों साल पुरानी गौरवशाली विरासत को अनदेखा किया गया। जानबूझकर हमारे वैभवशाली मंदिरों को, आस्था के केंद्रों को उपेक्षित रखा गया और यह सब सिर्फ वोट बैंक की खातिर हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार आस्था के उन केंद्रों को संवार रही है, सजा रही है, उन जगहों का विकास कर रही है जो लोगों की भावनाओं के, आस्था के, श्रद्धा के प्रतीक हैं। जो पत्थर सदियों से अपने पुनरुद्धार की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब सरकार सबके सहयोग से उनके पुरातन और भव्य अतीत को वापस ला रही है। मोदी आज प्रधानमंत्री के तौर पर कम, एक सनातनी हिंदू के तौर पर ज्यादा बोले। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें सनातन धर्म से दूर भागती थी, आज की सरकार सनातन धर्म पर गर्व करती है। आज आस्था और श्रद्धा के बारे में, विरासत के बारे में मोदी खुलकर बोले, खरा खरा बोले। आज वो पूरे भक्तिभाव में दिखाई दिए, लेकिन जो बातें उन्होंने कही उनमें सिर्फ भक्तिभाव नहीं था। उन्होंने जो कहा उसमें भक्ति के साथ साथ शक्ति की बात भी थी। आत्मगौरव की शक्ति, विरासत की शक्ति, विकास की शक्ति। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन विरासत पर गर्व करना भी उतना ही जरूरी है। मैं आपको मोदी की बात सुनवाऊंगा, लेकिन पहले मोदी की भक्ति दिखाता हूं। मोदी आज सुबह सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे, गर्भगृह में पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा की। शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि तातारमवेशितानां नमामि सोमे सौमे समादो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी को खास लगाव है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 8 साल में छठी बार आज बाबा केदारनाथ धाम आए। मोदी सुबह करीब 8:30 बजे भगवान केदारनाथ के मंदिर पहुंचे। करीब 20 मिनट तक उन्होंने यहां पूजा की। लक्ष्मणे शक्ति भिन्ने सर्वसौख्यम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। गर्भगृह में बाबा केदारनाथ की पूजा करने के बाद मोदी ने बाहर आकर शिवजी के वाहन नंदी की प्रतिमा को प्रणाम किया। शिवजी के हर मंदिर की तरह यहां भी नंदी का मुंह गर्भगृह की तरफ ही है, इसलिए जब भी कोई अंदर से पूजा करके बाहर निकलता है तो नंदी को प्रणाम करता है। मोदी ने भी इसी परंपरा का पालन किया। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी करीब करीब हर साल केदारनाथ गए हैं। 2013 में केदारनाथ की त्रासदी के बाद तो मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था और अब वो संकल्प पूरा हो चुका है। मोदी ने केदारनाथ की पूरी तस्वीर बदल दी। मोदी लगातार केदारनाथ में हो रहे कामों पर नजर रखते हैं। मोदी ने खुद ये बात बताई थी कि केदारनाथ में चल रहे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर वो ड्रोन के जरिए नजर रखते हैं। आज भी मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ में
3,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया और रोपवे का काम शुरू किया। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया था। मंदिर के पास ही 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की काले पत्थर की प्रतिमा लगाई गई है। आज केदार बाबा का दर्शन करने के बाद मोदी शंकराचार्य को प्रणाम करने पहुंचे। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी अब केदारनाथ धाम का एक बड़ा आकर्षण बन चुकी है। 2017 में मोदी ने ही केदारनाथ में आदि शंकर की प्रतिमा की स्थापना का संकल्प लिया था और 2021 में इस संकल्प को पूरा कर दिया। 2013 में जब आपदा आई, केदारनाथ पूरी तरह बिखर गया था। आसपास के सैकड़ों गांव प्रभावित हुए थे। गांव के गांव तबाह हो गए थे। सड़कों का नामो निशान मिट गया था। पुल बह गए थे। सिर्फ बाबा केदार का मंदिर खड़ा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ को न सिर्फ उसकी भव्यता प्रदान की, बल्कि इस पूरे इलाके का कायाकल्प कर दिया। अब चौड़ी सड़कें हैं, होटल्स हैं, यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं। हालांकि केदारनाथ में काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मोदी जब मंदिर से निकले तो वहां चल रहे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले मजदूरों से मिले, उनसे बात की, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा। कौन कहां से आया, किस राज्य से आया, किसका घर कहां है, कहां रहते हो, यह सब जानने समझने के बाद यह भी समझाया कि सेहत का ख्याल रखना है, मौसम कठिन परीक्षा लेता है, गुनगुना पानी पिया करो, गर्म कपड़े पहनकर रहा करो। बहुत सारी ऐसी हिदायतें दी। मोदी जब मजदूरों से बात कर रहे थे तो वहां मौजूद लोग एकटक मोदी को देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह टेंट में कुर्सी पर मजदूरों के साथ बैठकर उनका हालचाल लेगा। लेकिन ये मोदी का स्टाइल है। जहां भी जाते हैं वहां काम करने वाले मजदूरों से जरूर मिलते हैं और यह खासियत मोदी को दूसरों से अलग बनाती है। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी बद्री विशाल के दर पर पहुंचे। यहां भी उन्होंने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, रोपवे के काम की आधारशिला रखी। खास बात यह है कि मोदी आज रात बद्रीनाथ में ही रुकेंगे। बद्रीनाथ में उनका कार्यक्रम लंबा है क्योंकि मोदी अब बद्रीनाथ धाम को भी केदारनाथ और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने के काम में लगे हैं। आज मोदी ने इसी मास्टर प्लान का मुआयना किया। इस मास्टर प्लान का काम इसी साल मार्च में शुरू हुआ था। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम काशी कॉरिडोर की तर्ज पर जमीन का अधिग्रहण करके शुरू किया गया है। इस मास्टर प्लान का पूरा नक्शा गुजरात की एक कंपनी ने बनाया है। बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए फर्स्ट फेज की लागत करीब 280 करोड़ बताई गई है। इसमें बीआरओ की 1 किलोमीटर बाईपास सड़क के साथ कई दूसरे काम भी शामिल हैं। इसमें श्रद्धालुओं के लिए अराइवल प्लाजा का निर्माण होना है, जहां उन्हें एक छत के नीचे कई सुविधाएं मिलेगी। बद्रीनाथ धाम में मंदिर के आसपास खूबसूरती बढ़ाने के लिए अलकनंदा नदी के किनारे एक रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है, जिसका काम तेजी से शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम में ही आईएसबीटी भी बनेगा। बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम 3 फेज में पूरा होना है, जिससे बद्रीनाथ धाम पूरी तरह बदल जाएगा। बद्रीनाथ धाम में पूजा के बाद मोदी माणा गांव गए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और अपनी बात की शुरुआत केदारनाथ और बद्रीनाथ के जयकारे से की। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। कई लोग पूछते हैं कि मोदी का फोकस तीर्थ स्थानों के विकास पर इतना ज्यादा क्यों है। आज मोदी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में देश को आगे ले जाने के 2 रास्ते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला अपनी विरासत पर गर्व करना और दूसरा विकास के लिए हर संभव कोशिश करना। मोदी ने कहा कि खुद की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व किए बिना विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत पर गुलामी की मानसिकता मुक्ति देती है। मोदी ने कहा कि 70 साल तक सरकारें खुद गुलामी की मानसिकता से जकड़ी हुई थी, इसलिए हमारे प्रतीकों की, हमारी आस्था के वैभवशाली केंद्रों की, हमारी गौरवशाली परंपराओं की, हमारी सनातन संस्कृति की अनदेखी की गई। लेकिन अब अयोध्या में
भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में कॉरिडोर बन चुका है, उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया है, केदार बाबा के धाम का नया स्वरूप सबके सामने है। बद्री विशाल के आसपास के सारे इलाके में विकास तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले वोट के चक्कर में विरासत को छोड़ दिया गया था, अब विरासत को साथ लेकर विकास के रास्ते पर उनकी सरकार चल रही है। अब भक्त और भगवान की दूरी कम हो रही है। लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। और ये हमारे समाज में आज बड़ा हो ऐसा नहीं है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भली भांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था तो उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है। भाइयों बहनों, इस उपेक्षा में लाखों करोड़ों जन भावनाओं के अपमान का भाव छिपा था। इसके पीछे पिछली सरकारों का निहित स्वार्थ था। लेकिन भाइयों और बहनों, ये लोग हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति की शक्ति को समझ नहीं पाए। वो ये भूल गए कि आस्था के केंद्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारे लिए ये प्राण शक्ति है, प्राण वायु की तरह है। वो हमारे लिए ऐसे शक्तिपुंज है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें जीवंत बनाए रखते हैं। उनकी गौर उपेक्षा के बावजूद ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका के मंदिर से लेकर देवी विंध्याचल के कॉरिडोर तक भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। मोदी की बात सही है कि अब तक की सरकारें मंदिरों के, मठों के, तीर्थ स्थानों के विकास की बात तक नहीं करती थी, क्योंकि इससे दूसरे मजहब के वोट बैंक के खिसकने का डर होता था। मोदी ने इस बंधन को तोड़ा है।
आज मोदी ने दो और बातें कही और दोनों गौर करने वाली हैं। एक तो यह कि विरासत पर गर्व करना है और दूसरा विकास का रास्ता नहीं छोड़ना। मोदी भक्ति को विकास से जोड़कर देखते हैं। उनकी सोच और काम करने का तरीका अलग इसलिए है और इसीलिए अयोध्या, काशी, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अंबाजी का मंदिर, ये सारे तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिनका विकास सिर्फ भक्तों को ध्यान में रखकर नहीं हुआ। वो हर तीर्थ स्थान को बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं। सड़कें, होटल्स, रेस्टोरेंट, रोपवे, तमाम तरह की सुविधाएं तैयार करना चाहते हैं जिससे इन जगहों पर टूरिस्ट की संख्या बढ़े, विदेशों से भारी संख्या में लोग यहां आए और लोकल लोगों की आमदनी बढ़े, रोजगार बढ़े। इसीलिए मोदी ने कहा कि विरासत पर गर्व विकास के रास्ते खोलता है। और यह सही है कि मोदी शिव भक्त हैं। मोदी को हिमालय से लगाव है, इसलिए उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, मोदी सभी हिमालयन स्टेट्स में विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बने हैं, डैम बन रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। आज मोदी ने सबका जिक्र किया, कहा कि कुछ साल पहले उनके मुंह से अनायास ही निकला था कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और यह बात अब सही साबित हो रही है। बाबा केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ भी उनकी बात को सच करवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज मोदी ने रोजगार बढ़ाने का फॉर्मूला भी दिया। मोदी ने तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु से कहा कि वो चाहे जिस भी मंदिर में जाएं, जिस भी तीर्थ पर जाएं, अपनी यात्रा के बजट का 5% हिस्सा लोकल लोगों की चीजों को खरीदने पर जरूर खर्च करें। इससे उनके पास यात्रा की यादगार चीज तो मौजूद रहेगी ही, साथ ही स्थानीय लोगों की कमाई भी होगी। मोदी यहां एक शिल्प ग्राम में गए जहां महिलाओं के बनाए सामान रखे गए थे। मोदी ने खुद भी इन स्थानीय सामानों को बढ़ावा दिया है। आज उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं को बताया कि जो ड्रेस उन्होंने केदारनाथ में पहनी थी उसे हिमाचल प्रदेश के महिलाओं ने अपना बनाया था। चंबा की इस ड्रेस को चोला डोरा कहते हैं और उस पर स्वास्तिक का निशान बना था। यह ड्रेस उन्हें दशहरे के दिन हिमाचल की महिलाओं ने गिफ्ट की थी। मोदी ने वादा किया जब भी वो किसी ठंडी जगह जाएंगे तो आपकी दी हुई ड्रेस पहनेंगे और मोदी ने इस वादे को आज पूरा किया। अभी मैं, आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। मैं सभी 130 करोड़ देशवासियों को हिंदुस्तान के उस गांव से बता रहा हूं जो चीन के सीमा पर, भारत का ये सीमा पर रखवाली करने वाले गांव के बीच से बोल रहा हूं। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं,
आप जहां भी जाएं यात्रा करने के लिए एक संकल्प कीजिए। मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, प्रार्थना तो कर सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए कम से कम 5% जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा उसमें 5%, अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए, मैंने कहा कितनी बिक्री हुई, तो जरा पहले तो शर्मा गए बताते बताते। मैंने कहा नहीं बताइए बताइए। फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए का बिक गया इस बार। उनको इतना संतोष था। अगर सब यात्री, सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं वैसी स्थानीय बनी हुई चीज 5% बजट ये जोड़ दीजिए, आप देखिए आपको जीवन में संतोष होगा। और घर में रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखिए हमने उस साल जब उत्तराखंड गए थे ना, ये तस्वीर तो तुझे अच्छी लगती है, उस तस्वीर के पीछे तो हमने 20 रुपया खर्च किया है, लेकिन ये जो छोटी चीज दिखती है ना, वहां की एक बूढ़ी मां बना रही थी, मैं उससे लेकर के आया था। आपको आनंद होगा। जिस माणा गांव का जिक्र अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये भारत चीन सीमा का आखिरी गांव है। इसके बाद इंडो चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। मोदी ने बताया कि वो माणा गांव पहली बार नहीं आए। 2001 में उन्होंने माणा गांव में बीजेपी के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। मकसद यही था कि लोग माणा तक आएं, माणा को जानें। मोदी ने कहा कि माणा के विकास की बात तभी से उनके मन में थी। अब जब भगवान ने उन्हें शक्ति दी है तो वो यहां का विकास करने में लगे हैं। इस मौके पर एक फिल्म भी दिखाई गई जिसमें माणा इलाके में हो रहे विकास के कामों का जिक्र था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 अक्टूबर को उत्तराखंड की सीमांत गांव माणा में 3,427 करोड़ रुपए की 2 सड़कों और 2 रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिलाएं रखी जा रही हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट 9.7। मोदी ने कहा कि लोग माणा गांव को भारत का आखिरी गांव कहते हैं, लेकिन उनके लिए माणा भारत का पहला गांव है। माणा के लोग भारत की सीमा के प्रहरी हैं, देश के रक्षक हैं। मोदी ने कहा कि वो माणा गांव में इतना विकास करेंगे कि लोग यहां बसने के लिए आना चाहेंगे। की दूरी 36 घंटे में तय की जाती है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। और मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं करके आया हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में धोरडो। आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है, लाखों लोग हर साल आते हैं, वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। मोदी की केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की, उनके भक्तिभाव की आलोचना भी आज मैंने सुनी। कई लोगों ने कहा कि हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मोदी अपना भक्ति का स्वरूप दिखा रहे हैं। लेकिन सच तो है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद
मोदी करीब करीब हर साल बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गए, 8 साल में 6 बार। शिव भक्त का उनका ये रूप सिर्फ बद्रीनाथ केदारनाथ में नहीं दिखाई दिया, आज कोई पहली बार नहीं दिखाई दिया। काशी विश्वनाथ में, उज्जैन के महाकालेश्वर में, देवघर में मोदी को महादेव की आराधना करते सबने देखा है, कई बार देखा है। और दूसरी बात यह कही गई कि मोदी हिंदू वोटों के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने तीर्थ स्थलों के विकास की और टूरिज्म की बात कोई पहली बार नहीं कही। जब वो चुनाव नहीं लड़ते थे तब भी कहते थे। साल 2000 का एक वीडियो आज सामने आया, उसमें यह बात निकल कर आई कि जब मोदी न मुख्यमंत्री थे न प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के फुल टाइम वर्कर थे, किसी दिन सीएम पीएम बनेंगे इसका कोई चांस नहीं था, लेकिन इस वीडियो में वो ये कहते सुनाई देते हैं कि तीर्थ स्थानों के विकास से उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, राज्य के विकास का यह मूल मंत्र है। आज भी मोदी ने वही बात कही जो उन्होंने 21 साल पहले कही थी। ये देखकर लगा कि वक्त बदला, मोदी के पद बदले, पोजीशंस बदली, पर उनका दृष्टिकोण नहीं बदला। 2 बातें यहां कहना चाहता हूं। एक तो यह कि अगर मोदी भगवान शंकर के दर्शन करने गए तो उनकी आस्था का सवाल है। जिन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता वो इस यात्रा को विकास से जोड़कर देख सकते हैं। मोदी के वहां जाने से बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है, वहां अब ज्यादा टूरिस्ट जाने लगे हैं, लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, और यह करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर इसका क्रेडिट मोदी को मिले तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आज पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल अपने बयान के चक्कर में फंस गए। शिवराज पाटिल ने यह कह दिया कि जिहाद की बात सिर्फ कुरान में नहीं है, महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद करने को कहा था। शिवराज पाटिल तो यह ज्ञान देकर घर चले गए, कुछ ही देर बाद उन्हें समझ आ गया कि गड़बड़ हो गई। उनकी पार्टी ने उनसे किराना कर लिया। शिवराज को सफाई देने में पसीने छूट गए। दिल्ली में मोहसिना किदवई की किताब के विमोचन का कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम में शशि थरूर, फारूक अब्दुल्ला, सुशील कुमार शिंदे जैसे तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन चर्चा सिर्फ शिवराज पाटिल के बयान की हुई। यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विथ स्वॉर्ड आल्सो। शिवराज पाटिल ने साफ साफ कहा कि सिर्फ कुरान में जिहाद की बात नहीं है, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद करने के लिए कहा था। क्रिश्चियनिटी में भी जिहाद का जिक्र है। शिवराज पाटिल के बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यह राहुल गांधी की कांग्रेस है, इस कांग्रेस से इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों कांग्रेस के नेताओं को हिंदुओं का दिल दुखाने में मजा आता है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल जी ने जो कुछ बोला है
वो कांग्रेस की विकृत और घृणित मानसिकता का प्रतीक है। जिस भगवत गीता में तिलक को कर्मयोग शास्त्र नजर आता था, जिसमें महात्मा गांधी को अनासक्ति नजर आती थी, उसमें राहुल गांधी की कांग्रेस के लोगों को जिहाद नजर आता है। यह है विकृति, और घृणित इसलिए है कि ये वो पार्टी है जो उस सोच से अब प्रेरित हो गई है कि इनके दिमागों में जब कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद भर गया है, इसलिए ये वो बात करने लगे हैं कि जिहाद की तकरीर देने वाला जाकिर नायक तो शांति का मसीहा है। मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने के लिए, ये राहुल गांधी ने कहा है। जब ऐसा मवाद आपके दिमागों में भर जाएगा तो अपने ही श्रद्धेय नेताओं को के द्वारा दिखाए गए गीता के तत्व को आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यह घृणित भी है। जो बयान हमने सुना उसमें शिवराज पाटिल साफ साफ कह रहे हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वो जिहादी कहलाएगा। अब सवाल तो उठने ही थे, उठे भी। शिवराज पाटिल के बयान की आलोचना भी हुई, तो शिवराज पाटिल सफाई देने सामने आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बयान ठीक नहीं है, कहा कि लोगों ने बयान को गलत समझा। देखो ये क्या है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि जिहादी हैं ये लोग, और उनको नाम लगते हैं। तो किसी को उन्होंने इसके अंदर ये कुरान शरीफ पढ़ो आप, और उसके बाद आपको बोला है कुरान शरीफ के अंदर ये है ये एक कुरान शरीफ है। लेकिन सर जो आप सुनो, आप पहले जिहाद ऐलान कर, आप सुनो पहले। कुरान शरीफ के अंदर उन्होंने कहा है कि कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार है कि बहुत सारे गॉड्स नहीं हैं, मगर एक ही गॉड है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो मूर्ति नहीं लगाते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही कल्पना है, और उसके बाद जू धर्म के अंदर भी यही कल्पना है। वो बोलते हैं कि भगवान है मगर उनकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में ही कहा है कि भगवान कैसे हैं, जिनका रंग नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका आकार नहीं है। तो है क्या भगवान? सफाई में शिवराज पाटिल ने जो कहा उसमें जिहाद क्यों कहा, इसकी सफाई नहीं दी, और ये बात कन्विंसिंग नहीं है। इसलिए हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि गीता में तो जीवन जीने का पाठ पढ़ाया गया है। पता नहीं शिवराज पाटिल ने कौन सी भगवत गीता पढ़ ली जिसमें उनको जिहाद दिख गया। अब पाटिल जी ने पता नहीं कौन सी गीता पढ़ ली, और ये तो मशहूर है चीज़ें गढ़ने के लिए कि ऐसा गीता के बारे में ऐसा कहना, गीता में तो आदमी को परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी शिवराज पाटिल के बयान की कड़ी निंदा की है। स्वामी रामदेव ने कहा कि जिन लोगों को भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की समझ नहीं है वो ऐसे बेसिर पैर के बयान देते हैं। कुछ अविवेकी लोग जिनको न शास्त्र का, न संस्कृत का, न सनातन सभ्यता का बोध है, वह अपने ही पूर्वजों पर, अपने ही महापुरुषों पर इस तरह के मिथ्यारोप लगाएं, यह तो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पाप है। और कोई भी राष्ट्र अपने पूर्वजों के ऊपर इस तरह की घिनौने आरोप नहीं लगाता है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। अब कांग्रेस को भी लगा कि शिवराज पाटिल ने गलती कर दी, इसलिए पार्टी ने किराना कर लिया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कांग्रेस शिवराज पाटिल के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। जयराम रमेश ने जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक पेज भी शेयर किया, जिसमें पंडित नेहरू ने गीता को एक महान ग्रंथ बताया है, जिसमें नेहरू जी ने लिखा कि गीता का संदेश धार्मिक या सांप्रदायिक नहीं है, गीता का संदेश तो पूरी मानवता के लिए है। जब पार्टी ने भी दूरी बना ली तो शिवराज पाटिल ने एक बार फिर सफाई दी, कहा उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। बोला है कि कोई लड़ाई करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि तुमको लड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब जिहाद करना पड़ेगा बोला नहीं है मैंने। लड़ने में और जिहाद में फर्क है।
लड़ाई अच्छाई के लिए कर सकते हैं आदमी, लड़ाई जो है दूसरों को तकलीफ नहीं देते हुए भी कर सकते हैं। खुद के फायदे के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, दूसरों को तकलीफ देने के लिए भी नहीं करते हैं। उसको जो है श्री कृष्ण ने बोला कि तुमको ये करना पड़ेगा, मगर मैंने ये नहीं बोला कि तुम ये करो बोल के, आप बोल रहे हैं। मैं शिवराज पाटिल को कई साल से जानता हूं। वो साईं बाबा के अनन्य भक्त हैं। वो हर रोज पूजा अर्चना से अपना दिन शुरू करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी सोच कभी हिंदू विरोधी नहीं रही, वैसे भी ज्यादा विवादों में नहीं पड़ते। इस बैकग्राउंड की वजह से लगता है कि वो कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए। अब कह दिया तो सफाई देने की कोशिश की, सफाई देने की कोशिश की तो और उलझ गए। शिवराज पाटिल ने आज के जमाने की संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा और इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि आजकल मीडिया कितना अलर्ट है और जवाब देने वाले भी कितने अलर्ट हैं। अब कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे शिवराज सिंह पाटिल को आरिफ मोहम्मद खान की बात ध्यान से सुननी चाहिए। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं थी क्योंकि यहां की खानों से हीरे जवाहरात निकलते थे। आरिफ साहब ने कहा कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए कही जाती थी क्योंकि यहां ज्ञान की भूख थी। खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि उन्हें भारत की तरफ से ज्ञान की शीतल हवा आ रही है। तो सेंट्रल एशिया से आने वालों ने जिन्होंने राज किया मुसलमानों ने भारत पर, उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन प्रॉफिट साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी भारत नहीं आए और मदीने में बैठ के कहा, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, भारत भूमि से मैं ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। इकबाल ने उसे ही कर दिया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मैं एक बार देवबंद में बुलाया मुझे, तो मैंने कहा, मैंने कहा भाई, मैं अगर मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूं तो मेरा फर्ज नहीं है कि मेरी खुशकिस्मती देखिए कि वो सरजमीन में मैं पैदा हुआ हूं जहां जिस रसूल को मैं मानता हूं उनको ज्ञान की शीतल हवा के झोंके भारत भूमि से आए थे। तो उस ज्ञान को जानना मेरी जिम्मेदारी है या नहीं? उसको मत जाइए कि वो अंग्रेज भी कहते थे कि वो हमें सिविलाइज करना है। आरिफ मोहम्मद खान आज हिंदुस्तान समाचार के एक सेमिनार में बोल रहे थे। यहां उन्होंने ये कहा कि भारत पहले विकसित था, अब विकासशील हो गया है और यह फर्क सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि हमारी ज्ञान की भूख खत्म हो गई। अगर मैं इस तरह कहूं कि भारत तो निश्चित तौर पे विकसित था ही, आज हम विकासशील हैं, लेकिन भारत तो विकसित था। बचपन से सुनते चले आए हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और तमाम बाहर के लोगों को भारत ने आकर्षित किया। वो कब्जा करने की नीयत से भी आए, व्यापार करने की नीयत से भी आए, ज्ञान अर्जन करने के लिए भी आए, लेकिन भारत ने हमेशा कोई आकर्षण ही तो था कि जो बाहर के लोग आते थे। वही लोग जिन्हें हम कहते हैं कि इन्वेडर्स आए, वो आइसलैंड में क्यों नहीं गए इन्वेट करने के लिए? वो भी तो जमीन थी, वहां क्यों नहीं गए? वहां कुछ था ही नहीं। आरिफ मोहम्मद खान की बात हिंदुओं को भी सुननी चाहिए और मुसलमानों को भी, और बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। आरिफ साहब ने कुरान भी पढ़ी है और भगवत गीता भी। वो वेद पुराण के ज्ञाता भी हैं और उनके पास बाइबल के नॉलेज भी है। आरिफ साहब राजनीति में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और अपने सिद्धांत के लिए मंत्री पद को ठोकर भी मारी है। इसीलिए उनकी बातों में गहराई है और इसीलिए मैं कहता हूं कि उनकी बातों में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन आजकल मुश्किल यह है कि लोग
आरिफ साहब जैसे लोगों की बात सुनने के बजाय पैरोल पर छूटे, रेप के इल्जाम में पकड़े गए राम रहीम के बोल वचन सुनने को पहुंच जाते हैं। रेप और मर्डर के केस में दोषी ठहराए जा चुके राम रहीम आजकल भक्तों को ऑनलाइन दर्शन दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। राम रहीम यूपी के बागपत में अपने डेरे में हैं और दर्शन चाहने वाले भक्तों को किसी रिसोर्ट में, किसी बैंक्वेट हॉल में या फिर किसी अच्छी जगह इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद बाबा स्क्रीन पर प्रकट हो जाते हैं। ऑनलाइन दर्शन का झमेला इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने बाबा को पैरोल के दौरान डेरे से बाहर कदम न रखने की हिदायत दी है। लेकिन इसके बाद भी राम रहीम के ऑनलाइन प्रोग्राम में भक्तों की संख्या कम नहीं हुई है। दर्शन करने वालों में वार्ड मेंबर से लेकर पंच, सरपंच, मेयर, एमएलए, यहां तक कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी शामिल हैं। क्योंकि हरियाणा में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, आदमपुर असेंबली सीट का बाई इलेक्शन है, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर बाबा का प्रभाव है और नेताओं का कहना है कि अगर राम रहीम का आशीर्वाद मिल जाए तो जीत तय है। सबने हाथ खड़े किए आप लोगों ने, तो बहुत बहुत आशीर्वाद। और जैसे आप लोगों ने बताया कि गणमान्य, हाँ, भगवान खुशियां दे आपको, बहुत बहुत हाथ नीचे कर ले, मालिक रहमो करम से नवाजे। और जो आपने बताया कि गणमान्य लोग आए हैं, पंच, सरपंच, जितने भी जिम्मेदार लोग आए हैं, ये तो पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहरों के जिम्मेदार लोग होते हैं। आप जी की इतनी रहमत हुई, आपने कुरुक्षेत्र जिले को इतना बड़ा प्रोग्राम बख्शा। पिताजी, आप जी की रहमत से पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। पिताजी, ये सब आप जी की रहमत से हुआ है। कुरुक्षेत्र में आज डेरा सच्चा सौदा का एक कार्यक्रम है और हर एक प्रत्याशी यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं गुलशन कुमार सैनी जो हैं, वो है यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। किस पार्टी से हैं या इंडिपेंडेंट आप चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी से हैं आप? बीजेपी से। हाँ जी। तो आप यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल, धन धन सतगुरु तेरी आसरा। ये हम जुड़े हुए हैं डेरा से लगभग 25 साल से। हम इनका आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद लेने आया, स्पेशल बुलाए गए हैं आज आशीर्वाद के लिए। तो आपको लगता है कि आपके इलाके में कितनी वोट होगी डेरा की? लगभग हमारे इलाके में है डेरा की कम से कम, मेरे वार्ड में ना करते भी 500-7,000 के करीब वोट है। 7,000 की वोट है। और अगर आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो आपकी जीत पक्की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद तो है पिताजी का हमारे पास। बिल्कुल, इसीलिए आप आज यहाँ पर पहुंचे हैं कि एक बार आपने जीत जो है वो निश्चित कर ली। हाँ बिल्कुल जी, हम एक बार अपनी जीत के आप पिताजी का आशीर्वाद ही लेने आए हैं। जीत तो आगे मिल गया तो जीत तो अपने आप मिल जाएगी। बिल्कुल, अपने आप मिल जाएगी। बाबा के सत्संग में केवल छोटे नेता शामिल नहीं हो रहे, बल्कि बड़े बड़े नेता भी यहां हाजिरी लगाते नजर आए। पिछली संगत में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और करनाल की मेयर ने बाबा से आशीर्वाद मांगा था। आज के सत्संग में हरियाणा शुगर फेड के चेयरमैन और जेजेपी के विधायक रामकरण काला पहुंच गए। हाँ, कुछ भाइयों ने हाथ खड़े किए तो सारे चल रहे हैं, तो आप आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे? यार नतमस्तक है, आप शुगर फेड के चेयरमैन हैं, सीनियर नेता हैं जेजेपी के, आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं तो सारी जगह हर मंदिर गुरुद्वारा जाता, लेकिन सर एक ऐसे मैं मंदिर गुरुद्वारा जहाँ हमारी जनता है, जनता के साथ इतने आरोप लगे हुए उनके ऊपर, अदालत उनको अदालत जाना उसका काम जाना, मेरा काम नहीं है। गुरमीत राम रहीम को पैरोल क्यों मिलता है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। सब जानते हैं कि हरियाणा के कई इलाकों में डेरा प्रमुख का अच्छा खासा असर है। मर्डर और रेप जैसे केसेस में सजा मिलने के बावजूद उसके समर्थकों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। वो आज भी उसे पिताजी मानते हैं और कहते भी हैं। आज भी उसके प्रवचन सुनते हैं। बाबा का संगठन भी अच्छा है, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी है और जिसके साथ लोग हैं, जिसके पास वोट हैं, नेतागण उसके चक्कर लगाएं, इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। आज बिहार से भी इंटरेस्टिंग खबर आई। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के सामने जंगल राज की याद दिला दी। आज पटना में हेल्थ डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक मंच पर मौजूद थे। नीतीश ने अपने भाषण में बताया कि बिहार में कितना विकास हुआ है, उन्होंने बिहार को कितना बदल दिया है। यह बताते बताते नीतीश कुमार ने जंगल राज का जिक्र कर दिया। नीतीश ने कहा कि लोग वो वक्त भूले नहीं हैं जब बाजार सूरज ढलते ही बंद हो जाते थे। शाम के बाद लड़कियां घर से निकलने की हिम्मत नहीं करती थी। आप पहले भूल मत जाइए, क्या हाल था, पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना।
कहीं कोई दुकान दिखता था जी, शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। आज देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर, लड़कियां मौजूद। अब पहले क्या बुरा हाल, अब पढ़ाई का हाल जान न गए। अब यहाँ तक कि मैट्रिक की परीक्षा में भी जो होती है परीक्षा, अब उसमें लड़का लड़की की संख्या बराबर होने लगी है। अब ये हालत हम लोग पहुंचा है, तो हर तरह से बुरा, सब आगे बढ़े। अब तेजस्वी के सामने नीतीश कुमार को जंगलराज क्यों याद आया? नीतीश कुमार की दिक्कत है, और दिक्कत यह कि वो करीब 22 साल तक बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई, हमेशा लालू के खिलाफ सियासत की, लालू के खिलाफ बोलते रहे। इसलिए अब भी जब बोलते हैं तो उन्हें लालू राज याद आ जाता है, जंगल राज की याद आ जाती है। लेकिन अब वो आरजेडी के साथ हैं, लेकिन साथ नया है। लालू के विरोध की आदत पुरानी है, इसलिए ये आदत जाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को सरकारी घर खाली करना पड़ेगा। हालांकि महबूबा को ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहें तो उन्हें दूसरा घर दिया जा सकता है, लेकिन जिस घर में वो रह रही हैं उस घर को लेकर उन्हें नोटिस दिया गया और महबूबा ने नोटिस का कोई जवाब तो नहीं दिया। पीडीपी का कहना है ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती महबूबा मुफ्ती कश्मीर के लोगों की आवाज उठाएं। यहां आज एक नया परसेप्शन है कि बीजेपी के बगैर सारे यहां एंटी नेशनल है। नेशनलिस्ट अगर कोई है जो बीजेपी की बात करता है, बीजेपी की बोली बोलता है, उसको नेशनलिस्ट कहा जाता है। जो भी कोई हक की बात करता है, आईन की बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है, इस मुल्क को आगे लेने की बात करता है, तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। यहाँ बात होती है हिंदू मुसलमान की, यहाँ बात होती है मंदिर मस्जिद की। मैं समझता हूँ कि ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। लोगों की आवाज़ बनकर मैडम महबूबा मुफ्ती आई है सामने, तो ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो टैक्टिक्स हो रही है, कभी मकान से जाना है, कभी और चीज़ें करनी है, कभी एनआईए आती है, कभी ईडी आती है। मैं समझता हूँ कि मैडम महबूबा मुफ्ती न डरने वाली है न थकने वाली है। वो तर्जुमानी करती है लोगों के एहसासात और जज्बात की। हम कानून और आईन की बालादस्ती की बात करते हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि जो एंटी नेशनल हो। तो मैं समझता हूं कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है और इससे लगता है कि इनकी सोच कितनी छोटी है। ये सच है कि महबूबा मुफ्ती 17 साल से इसी घर में रह रही थी। 2005 में उनके पिता और फॉरेन चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद को यह सरकारी घर अलॉट किया गया था, लेकिन 2020 में राज्य में कानून बदला। उसके बाद तय हुआ कि अब कोई भी पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल आवास का अधिकार नहीं पाएगा। इसी कानून के तहत उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद ने भी सरकारी आवास खाली कर दिया है और अब महबूबा को गुप्का रोड स्थित बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। और यह सही है कि नए नियमों के मुताबिक महबूबा को इस आधार पर सरकारी घर नहीं मिल सकता कि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। पिछले साल भी महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद को सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। उमर ने और गुलाम नबी आजाद ने घर खाली कर दिए, लेकिन महबूबा ने सिक्योरिटी का हवाला देकर बंगला खाली नहीं किया था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महबूबा को सिक्योरिटी की जरूरत है, खतरा है। इस आधार पर उन्हें घर दिया जा सके तो अच्छा है। किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि सियासी विरोध की वजह से या उनके सरकार विरोधी बयानों की वजह से उनसे घर खाली करने को कहा गया। आज पाकिस्तान को लेकर मेरे पास दो खबरें हैं। एक तो अच्छी खबर है जो अभी अभी आई है, जिससे पाकिस्तान के लोगों को राहत मिलेगी, और दूसरी ऐसी जिससे पूरे पाकिस्तान में टेंशन क्रिएट हो गई है। तो अच्छी खबर यह है कि आज पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में आसानी हो जाएगी। और परेशानी वाली खबर यह है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर 5 साल तक के लिए इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में इमरान के सपोर्टर सड़कों पर उतर आए हैं। असल में इमरान खान पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने विदेश से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मिले तोहफे सरकारी तोशाखाने से लेकर बेच दिए और पैसे अपनी जेब में रख लिए।
पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अपनी जांच में यह पाया कि इमरान खान ने वाकई में ऐसा किया था, विदेशी गिफ्ट बेचकर पैसे कमाए थे, इसलिए उन्हें पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इधर शुरू। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला आने के बाद पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर इमरान खान के सपोर्टर्स ने नारेबाजी की है, कुछ सपोर्टर्स ने फायरिंग भी की। ये चीफ इलेक्शन कमीशन देखें, ये चीफ इलेक्शन कमीशन, ये देखें इसमें गाड़ी का घेराव कर दिया गया है और इमरान खान के करीबी नेता फवाद चौधरी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उन्होंने भी हंगामा किया और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम से यह भी कहा कि वो इमरान खान के सपोर्ट में अपने घरों से बाहर निकले। खाली करो। हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी आपस में लड़ने लगे हैं। एक सुरक्षाकर्मी ने फायरिंग कर दी, उसने कहा वो इमरान के लिए जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। इसके बाद कुछ सुरक्षाकर्मियों ने विरोध किया तो हालात बिगड़ गए। बड़ी मुश्किल से फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी फोर्स के जवान को काबू में पाया गया। पंजाब के इलेक्शन होते हैं, 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान वापस आ रहा है। तुम लोग होते कौन हो ये फैसला करने वाले? और जिस तरीके से ये फैसला हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर और जो उनके मेंबरान हैं, हम पहले ये कह रहे हैं वो अहल नहीं है इन ओहदों के ऊपर बरकरार रहने के। मैं आवाम से अपील करता हूँ अपने हक के लिए बाहर निकलें। ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर ये तमांचा है जो आज इस बदकिरदार इलेक्शन कमिश्नर ने और उसके मेंबरान ने मारा है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को जूता मारा गया है आज ये फैसला सुना के। और मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ, अपने हक के लिए बाहर निकले। इमरान खान अब तक नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को चोर चोर कहकर बुलाते रहे हैं। अब सरकारी खजाने से उनकी चोरी पकड़ी गई है तो नवाज शरीफ की पार्टी में तो खुशी का माहौल है। इमरान खान के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगने के बाद पाकिस्तान में कई जगह जश्न मनाया। वहीं मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने लंदन में कहा कि इमरान खान तो सबूतों के साथ चोर साबित हुए हैं। देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र है सबसे पहले तो कि एक चोर, सर्टिफाइड चोर अपने अंजाम को पहुंचा, जो दूसरों को चोर 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 कहता था, झूठे इल्जाम लगाता था। आज न सिर्फ ये कि उस पर चोरी साबित हो गई है, बल्कि जो सबूत हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं। वो सबूतों के साथ पाकिस्तान का पहला सनद याफ्ता चोर है। एंड आई थिंक जिस तरह की चोरी उसकी पकड़ी गई है, सिर्फ नाअहली जो है वो काफी नहीं है। उसके खिलाफ जैसे कि ईसीपी ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होने चाहिए, उसको अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अब बेहतर यही होगा कि इमरान खान राजनीति से रिटायर हो जाए। खान साहब के खिलाफ बहुत ऐसे सबूत हैं, बहुत ऐसे केसेस हैं जिस पे इसको सजा याफ्ता होना चाहिए। तोशा खाना केस तो सबसे मेरा ख्याल में
छोटा केस था। तोशाखाना के साथ साथ जो है बहुत से ऐसे केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग का केस आप सब ने सुना होगा, अपने बाकी भी जो बहुत से इल्ज़ामात लगे हैं खान साहब से, लेकिन इस वक्त तक वो तो सेलेक्टेड था, लाडला था, तो ना किसी इदारे में हिम्मत होता था कि खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला सुनाए। मेरा तजवीज़ जो मैं कल भी दे रहा था और आज भी दे रहा हूँ कि मेरा ख्याल में इस उम्र में रिटायरमेंट ही बेहतर ऑप्शन है खान साहब के लिए। आजकल पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की सियासत है, वहां के लोगों को लगेगा कि इमरान खान को चुनाव के मैदान से बाहर रखने के लिए कोई साजिश रची गई है। हो सकता है इमरान को कोर्ट से स्टे भी मिल जाए। इमरान के सपोर्टर्स लोगों से कहेंगे कि विरोधी इमरान की शोहरत से डर गए हैं, इसलिए उनसे सियासत से रिटायर होने को कह रहे हैं। कुल मिलाकर इलेक्शन में इमरान को इसका फायदा हो सकता है और यही वजह है कि उनकी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।